तमाम दर्शकों का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान समाप्त हो गया और पांचवें चरण का मतदान 20 मई को होना है। बिहार की 5 सीटें सारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में चुनाव होने हैं। देखिए, प्रचार प्रसार भी थम चुका है, लेकिन पांचवा चरण जो है काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि यहाँ से इस बार जो है राजीव प्रताप रूडी, चिराग पासवान और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के दिग्गज नेता जैसे मैदान में है। लेकिन इस बार जो पांचवा चरण है वो बीजेपी के लिए काफी चुनौती भरा है। चुनौती सिर्फ जीत को बरकरार रखने की ही नहीं, बल्कि जीत के अंतर को बढ़ाने की भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी, 1 लोजपा और 1 जदयू के खाते में है। सबसे खास बात यह है कि इसमें 2 सांसद जीत की हैट्रिक के बस 1 कदम दूर है। तो आज इसी पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे और इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ध्रुव जी, जो वरिष्ठ पत्रकार है और राजनीतिक विश्लेषक भी है। तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। आज हम सबसे पहले पांचवा चरण जो है काफी महत्वपूर्ण है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये बताइए कि आखिर इतना महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए चुनौती भरा क्यों है। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि 5 सीट एनडीए के खाते में है, 3 बीजेपी के पास, 1 लोजपा के पास और 1 जदयू के पास। 3 बीजेपी हो गई जी, तो यानी कि 5 सीट एनडीए की है। अगर वो 5 गेन करेंगे तो उनकी उपलब्धि होगी, इसलिए महत्वपूर्ण है। लूज करेंगे तो निश्चित है उनको नुकसान होगा। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें 2-3 ऐसी सीटें हैं, वैसे तो 5 ही महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी 5 सीट महत्वपूर्ण है। सारण में देखिए सोनपुर मेला, विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला है। हाजीपुर केले के लिए इतना नामी है। मुजफ्फरपुर लीचियों का शहर कहा जाता है, लीची पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में ही है। मधुबनी मिथिला पेंटिंग के लिए नामी है। और सीतामढ़ी अभी माता सीता की जननी के रूप में पुनौरा धाम का जो जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, डिमांड हो रही है कि उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाए। तो 5 सीट उस लिहाज से सांस्कृतिक स्तर पर भी काफ़ी धनी है, मजबूत है। अब महत्वपूर्ण बात है कि कम से कम देखिए हाजीपुर, वैसे 5 महत्वपूर्ण है, लेकिन हाजीपुर और सारण ये इसलिए दोनों आप कह सकते हैं कि हॉट शीट है, इसलिए कि हाजीपुर में रामविलास पासवान जी की विरासत है जी। लंबे समय से उन्हीं का दबदबा रहा है, विश्व रिकॉर्ड बना के उन्होंने वहाँ पे जीत हासिल की। चिराग पासवान चले गए थे जमुई पिछली बार, इस बार फिर लौट के आए हैं। तो इस लिहाज से लग रहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनको चुनौती दे रहे हैं शिवचंद्र राम, जो कि राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री थे, कला संस्कृति मंत्री थे, पीआरडी सूचना जनसंपर्क मंत्री भी थे। तो पूरी चुनौती अपनी पेश कर रहे हैं। सारण की अगर हम बात करें तो सारण निश्चित तौर पर राजीव प्रताप रूडी के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। केंद्र में मंत्री रहे हैं, इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने यहाँ पे दी हैं। लेकिन इस बार चुनौती उनकी लालू यादव और राबड़ी देवी जी की बेटी के साथ है। और वो बेटी हालांकि वो सिंगापुर में रहती हैं, लेकिन वो इसलिए पूरी दुनिया में अभी फेम हो गई हैं जी, क्योंकि उन्होंने अपनी किडनी दान की पिता को। तो इस लिहाज से थोड़ी सी युवाओं में संपैथी है, युवाओं में उनका क्रेज है। तो इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये सारण और हाजीपुर सीट। वैसे अगर बात करें मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर में दिलचस्प मामला ये है कि निषाद ही है सर। नहीं, पिछली बार अजय निषाद जो बीजेपी के थे, इस बार कांग्रेस में टिकट नहीं मिलने की वजह से जी। चले गए। और जो पिछली बार राजभूषण चौधरी निषाद जो पिछली बार महागठबंधन की तरफ से थे, यानी बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे, वो इस बार बीजेपी के टिकट पे हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि पहली बार ऐसा हुआ कि 2 प्रमुख दलों के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली है, जिस कारण से बदली हो, जिस कारण से उनको टिकट मिला हो। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है। और अगर हम उधर करें सीतामढ़ी और मधुबनी की बात, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये तीनों इस लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा सर सारण और हाजीपुर में है जबरदस्त, क्योंकि बीजेपी के लिए वही सबसे बड़ा एक चुनौती भरा हुआ है। जी। कारण है कि हाजीपुर में कई सीटें, विधानसभा अगर हम आकलन करें तो विधानसभा में अच्छी पोजीशन आरजेडी की है। मधुबनी वगैरह में बीजेपी की ज़्यादा है, कहीं पे बराबर है। लेकिन ओवरऑल हम जब देखते हैं 5 सीट एनडीए का है, तो निश्चित तौर पर एनडीए के लिए चुनौती है अपनी सीट बचाने की
और इस तरफ से विरासत बचाने की चुनौती रोहिणी आचार्य पेश कर रही हैं, क्योंकि उनकी विरासत है, वो भी विरासत है। जैसे कि चिराग पासवान के लिए हाजीपुर विरासत की सीट है, पिताजी की सीट है, उस तरह से वो कभी लालू यादव भी वहाँ से जीतते रहे हैं, तो उस लिहाज से ये दोनों सीट इंपॉर्टेंट है। अब पूरी दुनिया की निगाह लगी है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये 5वें चरण में इस बार सबसे कम सीटों पे पूरे देश में चुनाव हो रहा है, 49। तो ये, और इसमें माना जा सकता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस पिछली बार बीजेपी के नहीं थे, बहुत कम सीटें थी, लेकिन इस बार उनकी चुनौती है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले सकें, ताकि वो जो उनका जीत का जो दावा है कि हम फिर प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि हम अब तीसरी पारी शुरू करने वाले हैं, तीसरा मंत्रिमंडल हम गठित करेंगे, और उन्होंने प्लान भी पेश कर दिया कि हम तीसरे जो हमारा टेन्योर है उसमें क्या क्या करेंगे, प्राथमिकताएं हमारी क्या होंगी। तो वो जो कॉन्फिडेंस है उनका कि नहीं हम इस बार सरकार फिर से बना रहे हैं, तो वो उसकी कड़ी चुनौती है। और लगभग आधी सीटों पे चुनाव हो गए हैं। बिहार में भी हम देखें तो 19 सीटों पे चुनाव हो गए, 21 बाकी हैं, और इस बार 5 हो जाएंगे तो फिर 16 बचेंगे, जो छठे और 7वें चरण में 8-8 सीटों पे होंगे। तो उस लिहाज से ये डिसाइडिंग कह सकते हैं कि एकदम इस बार जिनका मतलब आप कह सकते हैं कि पलड़ा भारी होगा, निश्चित तौर पे वो यहाँ से एक समीकरण जो है बदलना शुरू हो जाएगा। जी तो सर अब है ना एक एक सीट पर हम लोग चर्चा करेंगे। सारण की सबसे पहले चर्चा करेंगे क्योंकि काफी हॉट सीट है और ये लालू प्रसाद यादव का गढ़ है। यहाँ से जो लालू यादव है 1977, 1980 और 2004, 2009 4 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। वहीं राजीव प्रताप रूडी भी 4 बार रह चुके हैं। बात करें 1996, 1999, 2014, 2019 में तो जबरदस्त मुकाबला है। राजीव प्रताप रूडी जो है 2014 में राबड़ी देवी को भी हरा चुके हैं। जी। तो ये काफी मतलब यहाँ पे महत्वपूर्ण देखा जा रहा है कि लालू यादव की पत्नी जो बिहार के पूर्व सीएम है राबड़ी देवी, उनको हरा चुकी हैं। अब वहीं पे अगर 2019 में बात करें तो आरजेडी उम्मीदवार को चंद्रिका राय जो है उनको भी हरा चुके हैं। और लेकिन सबसे इसमें राबड़ी देवी को देखा जाए तो 40,948 वोटों से उनको हरा है। तो ये ज्यादा यहाँ दिलचस्प बात हो जाती है कि इस बार उसमें और लालू प्रसाद यादव इस बार अपनी बेटी को उतार दिए हैं। तो क्या लगता है कि इस बार मतलब ये राजीव प्रताप रूडी हरा पाएंगे या रोहिणी आचार्य उन पे भारी पड़ जाएंगे? देखिए, राजीव प्रताप रूडी को कम करके नहीं आकलन किया जा सकता है, क्योंकि वो एक तो है कि उनका क्षेत्र है, काफी लंबे समय से वो कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। दूसरा, केंद्र में मंत्री रहे हैं, दिग्गज नेता हैं, खुद एक्टिव हैं। और प्लस सबसे जो बड़ी बात है, महत्वपूर्ण है, वो एक जो प्लस पॉइंट रोहिणी जी के बारे में कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी जो रहता है, लोगों की उम्मीदें रहती है हमारे सांसद ये करे वो करे, तो चूंकि वो जो नाराज होंगे वो शायद उनको वोट ना करे, रोहिणी जी की तरफ चले जाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, अभी जो मामला है वो लोकसभा चुनाव का जब की बात हम करते हैं तो प्रधानमंत्री बनाने की बात होती है, तो उसमें जो मोदी जी की दावेदारी है वो उनका पलड़ा एनडीए का इसलिए भारी हो जाता है हर जगह पे कि उनकी क्लियर पिक्चर है कि कौन होगा प्रधानमंत्री, उनके क्या एजेंडे होंगे, किन किन इश्यूज पर वो काम कर रहे हैं। यहाँ महागठबंधन में ये भी तय नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा तो जनता के लिए फोकस जाएगा सिर्फ प्रधानमंत्री। बिल्कुल आमतौर पर, क्योंकि जनता जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि 9 के कुछ परिणाम हुए, 2010 के कुछ और हुए, उसी तरह 14 के कुछ और हुए, 15 के कुछ और हुए, तो ये जो 19 और 20 के कुछ और हुए, तो ये जो कहीं ना कहीं से ये बात निकल के आती है कि पब्लिक जो है वो इस बात को समझती है कि हमको किन मुद्दों पे चुनाव करना है, किन मुद्दों पे वोट डालना है। भले मीडिया में या विश्लेषक अपने अपने तरीके से इशूज रेज करते हैं, उनको लगता है कि इस बात को लेके है, तो ऐसा नहीं है। पब्लिक है, वो कहावत है ना कि पब्लिक है सब जानती है, तो सच में पब्लिक जानती है, उनको मालूम है कि कौन हमारा कितना भला कर सकता है, किससे हमको कितना लाभ है, किसने हमारे क्षेत्र के लिए क्या किया है, किनके माध्यम से हमारे क्षेत्र में योजनाएं आ सकती हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सर यहाँ सारण में जो है यादव और राजपूत, इसका ज़्यादा सर दबदबा है। यहाँ काफ़ी यादव राजपूत का गढ़ है और 10% मुस्लिम का भी है, और वैश्य समाज की भी मतलब जो आबादी है वो भी अच्छी है। आरजेडी में जो एमवाई समीकरण का, तो क्या लगता है कि ये भी उस पर कहीं भारी पड़ेगा क्या? बिल्कुल, देखिए हम चूंकि कितनी भी बात कर लें, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो हम सामाजिक और जातीय समीकरण की बात वो ज्यादा हो जाता है। और लोग भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन पे दोषारोपण है, वो लोग भी जब वोट करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहता है कि हमारी बिरादरी का, हमारे जात का कौन है, हमारे इलाके का कौन है। तो ये फैक्टर है, और संयोग है कि जो राजपूत क्षत्रिय जो आबादी है उनका प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं राजीव प्रताप रूडी, इस तरफ से यादवों का नेतृत्व करेंगी रोहिणी।
तो इस लिहाज से वोट बटेंगे। लेकिन मेरा अपना आकलन है कि 100% ऐसा नहीं होता है। कोई एक अगर दावेदारी करता है कि नहीं, हम जिस जात के उम्मीदवार हैं, जिस जात का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस जात से हमारा रिश्ता है, उसके 100% वोट हमको मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अब बात आई जो बाकी हैं, इन दोनों से अलग लोग हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें बीजेपी के वोटर अलग होते हैं और फिर ये आरजेडी के जो वोटर हैं वो भी अलग हैं। तो ये अब देखना है कि जो कैडर वोट हैं, जो परंपरागत वोटर हैं, वो तो बटे हैं, लेकिन जो और भी वोटर होते हैं इसके परे, वो ये तय करते हैं कि जीत किसकी होगी। यही फ्लोटिंग वोटर महत्वपूर्ण हो जाता है और उसको कई बार हम लोग मीडिया में उसको चुप्पा वोटर कहते हैं, साइलेंट वोटर कहते हैं। तो ये भी बड़ा यही डिसाइडिंग है। बाकी तो हम जानते हैं कौन किसको वोट करेगा, किन मुद्दों पे करेगा। बहुत अगर नाराजगी ना हो तो फिर कई बार नाराजगी रहती है, लेकिन वोट देते हैं उन्हीं को। तो इस लिहाज से लगता है कि कांटे का टक्कर, निश्चित तौर पर कांटे की टक्कर है, लेकिन मुकाबला बराबर बराबर का रहेगा, कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो सर हाजीपुर की बात करेंगे तो हाजीपुर में देखिए रामविलास पासवान लंबे समय से वहाँ पे है, उन्हीं का वो एक इतिहास भी रचा गया है। उसके बाद जो है उनके भाई वो भी वहाँ पे पशुपति पारस वो भी हैं। अब चिराग पासवान अपने पिता की सीट पर आए हैं। क्या लगता है, 2 बार वो सांसद भी रह चुके हैं जमुई के, तो क्या हाजीपुर की जनता चिराग पासवान को रामविलास पासवान क्या जगह दे पाएंगे? देखिए, जब हम लोग हाजीपुर में घूम रहे थे तो चिराग पासवान की कुल मिला के छवि अच्छी है, ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। और वो उनमें रामविलास पासवान की छवि देखते हैं। उनको लगता है ये सीट रामविलास पासवान जी की है और विरासत भी उनकी संभाल रहे हैं। भले लोजपा में एक समय ऐसा आया कि जब 6 सांसद चले गए उस तरफ, तो ये लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सब वापस आए, टिकट दिए और अब दोनों एक हो गए हैं, एनडीए में शामिल हैं दोनों गुट। तो लिहाज हमको लगता है कि कहीं ना कहीं से यहाँ पर पल्ला भारी है, क्योंकि उनके मुकाबले जो शिवचंद्र राम है, उनकी वैसी राष्ट्रीय छवि नहीं है जैसे चिराग पासवान की, और चिराग पासवान की दावेदारी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर में इतना काम किया हुआ है, हर जात के, हर समाज के लोगों के बीच उनकी अच्छी पैठ है, पकड़ है, और उसका रिस्पॉन्स मिलता है चिराग पासवान तो कहीं पिता की वजह से चिराग पासवान को वोट तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके पिता की छवि को देख के बिल्कुल मिलेंगे। क्योंकि वो माना जा रहा है उनमें कि रामविलास जी की सीट है। क्योंकि जमुई की जो जनता है वो चिराग पासवान से कहीं ना कहीं नाराज है। हो सकता है इसीलिए वो उन्होंने अपना क्षेत्र बदला, क्षेत्र बदला है, कहीं न कहीं कारण होगा, लेकिन वो इसलिए यहाँ आना चाहते हैं। नहीं, उनकी जो पासवान मतलब दलित जो है, ठीक है, वो बोल रहे हम लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपनी पासवान वोटर्स को, वो अपनी जनता को वो खुश नहीं कर पा रहे हैं चिराग पासवान। देखिए, मेरा अपना आकलन है, हालांकि इससे लोग सहमत होंगे नहीं होंगे, क्योंकि सांसद ही सब कुछ नहीं करता है। अलबत्ता सांसद के प्रभाव से, सांसद की अगुवाई में कितनी स्कीम क्षेत्र में आती है, राष्ट्रीय स्तर की कितने उद्योग लगते हैं, कितना कौन सा रेलवे का काम होता है, सड़क का काम होता है, केंद्रीय योजनाएं आती हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। तो इस लिहाज से लोगों की दावेदारी बनती है, बिगड़ती है। ये नाराजगी भी वाजिब है, उनको लगता है कि लोग हमारे क्षेत्र में नहीं आते, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि रामविलास पासवान जी ने जितनी कोशिश की थी अपने क्षेत्र को मजबूती दिलाने की, कई ऐसे उद्योग वहाँ पर, रेलवे का उन्होंने सिस्टम दिया, और काफ़ी व्यक्तिगत तौर पर हर इलाके में, हर गांव में उनकी अपनी पैठ थी, और सभी जातियों, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो सुरक्षित सीट है हाजीपुर, लेकिन उन्होंने दलितों के लिए काम किया है। स्वर्ण वोटरों में भी उनके बहुत रामविलास पासवान जी के प्रति बहुत सम्मान है उनके दिल में। ये अगर आप क्षेत्र में घूमे होंगे तो आपको पता चला होगा। जी, तो वही चीज़ है कि उनके पिता की वजह से मिले, क्योंकि जनता का ये भी कहना है कि जो रामविलास पासवान की छवि है, जो उन्होंने दलितों के लिए किया है, स्वार्थों के लिए किया है, लेकिन वो छवि चिराग पासवान में नहीं दिख रही है और चिराग पासवान उस धरातल पे नहीं उतर रहे हैं। हाँ, इसलिए तो वो मौका मांग रहे हैं कि हमको दीजिए। और दूसरी बात है कि साफ सुथरी छवि है। आप इलाके में घूम रहे होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि उनकी वो बहुत विवादित नहीं है, किसी मामले में नहीं है, और उनकी छवि सबको साथ लेके चलने की। घरेलू मामले में भी विवाद हुआ था तो उन्होंने बड़े आसानी से, बहुत ही कह सकते हैं आप, सोची समझी हुई, बहुत साफ सुथरे ढंग से उस मामले का। तो इस बार भी सुरक्षित सीट रह जाएगी मुझे लगता है कि इस बार कह सकते हैं कि पलड़ा उनका बाकी सीटों के मुकाबले यहाँ पर एनडीए का पलड़ा भारी है। सर, मुजफ्फरपुर की बात करते, वो भी काफी रोचकता भरा सीट है, क्योंकि अब यहाँ पर निषाद दोनों निषाद से ही मिले, बीजेपी से है राजभूषण चौधरी निषाद और कांग्रेस से अजय निषाद। तो जनता के लिए काफी मुश्किल होगा
चुनना, क्या लगता है कि जनता किसे चुन पाएगी? नहीं देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ कोई मुश्किल नहीं है, उनके वोटर बटे हुए हैं। हाँ। जो तटस्थ वोटर हैं, जो अपने को एक नहीं काफी मानते। जो हमारे जैसे क्या होता है ना, जातीय समीकरण बहुत ज्यादा इफेक्ट करता जी, है। बिल्कुल। आप जैसे निषाद हो गए तो जनता भी काफी कुछ सोचने पे मजबूर हो जाती है। नहीं देखिए, ये अगर इतिहास में हम बात करें तो जॉर्ज फर्नांडिस यहाँ के नहीं थे, बाहर हाँ। से आके लड़े लेकिन जीते। जीते। तो ऐसा नहीं है कि वोट, मैं फिर कह रहा हूँ, जनता को जितना हम समझते हैं, जितना हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, उससे ज़्यादा बुद्धिमान, उससे ज़्यादा अपने भला बुरा, अपने भविष्य को ध्यान में रख के वोट करती है। भले हम लोग आकलन कुछ भी करें, हम कई ऐसे लोग हैं जो अपने तरफ से आकलन करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि अब देखिए जॉर्ज फर्नांडिस की बात, कितना सम्मान मिला उनको मुजफ्फरपुर से, बाहर से आके लड़े, और परंपरागत सीट कह सकते हैं आप। अजय निषाद के पिताजी भारतीय जनता पार्टी से कैप्टन जय नारायण निषाद काफी दिनों तक वहां से प्रतिनिधित्व करते रहे, विरासत में मिली उनको, लेकिन भले वो इस बार नाराजगी से कांग्रेस की ओर से चले आए। 4 बार उनके पिता रह चुके हैं। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं से है कि वो बीजेपी का परंपरागत, वो कह सकते हैं, वो वहाँ सीट है उनकी। अजय निषाद भी उसी का दो बार वो वहां से भी सांसद। तो ऐसा नहीं कि जो बीजेपी के वोटर हैं वो अजय निषाद के साथ चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के वोटर हैं, वो उनके लिए कोई भी उम्मीदवार खड़ा होगा तो उनको वोट करेंगे। हाँ, अलबत्ता कुछ लोगों को जिनको अजय जी से पर्सनल संबंध है, अजय जी से जो ज़्यादा प्रभावित रहे हों, वो उनके साथ उनके पार्टी बदलने से उस पार्टी की ओर मुड़ जाए। लेकिन जो बीजेपी के वोटर हैं वो कांग्रेस को वोट करेंगे, ऐसा सोचना मुझे लगता है कि बहुत अभी जल्दबाजी होगी, जब तक कि हम 4 जून का परिणाम न देख लें। पिछली चुनाव में भी सर इनका मुकाबला इन्हीं दोनों से था। जी बिल्कुल। हाँ, तो इस बार भी है उन्हीं दोनों से, बस पाला जो है वो बदल गया है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण होगा जो बीजेपी के वोटर है वो बीजेपी की तरफ रहेंगे, उनके लिए उम्मीदवार मैं फिर कह रहा हूँ नहीं है महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई, क्योंकि वो जो कैडर वोटर होता है, जैसे मतलब आरजेडी की बात करें, आरजेडी के भी अपने कैडर वोटर हैं, तो वो उतनी जल्दी आसानी से शिफ्ट नहीं होंगे, अपनी पार्टी की तरफ जाएंगे। हाँ, अलबत्ता दूसरे कैंडिडेट को शिफ्ट कराने में यही पापड़ बेलने पड़ते हैं स्टार प्रचारकों को, या जो पार्टी के हाईकमान है, या जो महत्वपूर्ण नेता है उनको। सर मधुबनी का ले लेते हैं। सर मधुबनी में बीजेपी का ही गढ़ है, वहाँ पर जो है बीजेपी सिटिंग सांसद अशोक यादव है और आरजेडी से मोहम्मद अली अशरफ फातिमा। हाँ, तो क्या लगता है इस बार दोनों का मुकाबला कैसे? फातिमी जी मूल तौर पे दरभंगा से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार आ गए हैं मधुबनी में, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर थोड़ा सा जो वोटों का ध्रुवीकरण होगा, वो निश्चित तौर पर आरजेडी ने, चूंकि टिकट बंटवारे में ध्यान रखा जाता है कि कहाँ कौन सा वोट बैंक मेरा सुरक्षित होगा, तो उस लिहाज से जो MY समीकरण की आप बात कर रही हैं वो निश्चित तौर पर अली अशरफ फातिमी के साथ होगा, आरजेडी को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें अशोक यादव की, अशोक यादव पहले भी रहे हैं, इस बार दूसरी बार दावेदारी है। उनके पिता भी 2 बार हुकुमदेव नारायण यादव पुराने कट्टर समाजवादी नेता रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, बीजेपी की अच्छी लीडरशिप उनके साथ रही है, तो ये कहीं ना कहीं से बीजेपी की परंपरागत सीट कह सकते हैं। हालांकि वो गढ़ पुराने तौर पर वो कांग्रेस का, मिथिलांचल पूरा कांग्रेस का गढ़ रहा है किसी ज़माने में, लेकिन धीरे धीरे वो शिफ्ट हुआ बीजेपी की तरफ। तो निश्चित तौर पर यहाँ दिलचस्प मुकाबला होगा। अली अशरफ फातिमी अपनी पूरी दावेदारी पेश करना है और सीट बचाने की चुनौती अशोक यादव की है, निश्चित तौर पर है। महत्वपूर्ण ये होगा कि बीजेपी के वोटर कितना अपने उम्मीदवार को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण अभी बात जो वोट कम हो रहे थे 3 चरण में, चौथे चरण में तो बढ़े हैं, धीरे धीरे क्रमशः बढ़ रहे हैं, तो ये माना जा रहा था कि जो एंटी इनकम्बेंसी की बात आती है वो वोटर थोड़ा उनको लगता है हम नहीं जाएंगे, तो कुछ किए ही नहीं हमारे लिए, तो ये कहीं ना कहीं से उनको नुकसान करता है। इसलिए बीजेपी का खेमा, जो इंडिया का खेमा है, वो चाहता है कि अधिक से अधिक वोट हो, हमारे वोटर्स आए मतदान केंद्र तक, बूथों तक, और इस लिहाज से मुझे लगता है कि मामला दिलचस्प है, वहाँ लड़ाई कांटे की है। सर सीतामढ़ी की बात है, सीतामढ़ी में क्या लगता है? जदयू आरजेडी की टक्कर है, जदयू से जो है देवेश चंद्र ठाकुर है और आरजेडी से अर्जुन राय है। जी, अर्जुन राय भी पुराने सांसद हैं, तो वहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जो महत्वपूर्ण बात है वो है देवेश चंद्र ठाकुर की। देवेश चंद्र ठाकुर देखिए साफ सुथरी छवि के नेता हैं, और अभी कह सकते हैं कि विधान परिषद में वो अध्यक्ष सभापति रहे हैं, उनको इस बार दावेदारी मिली है, तो वो कैसे इस बार उस जीत को बीजेपी के लिए सुरक्षित करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन साफ सुथरी छवि है, उस तरह से मुझे लगता है कि वहाँ पर बीजेपी की दावेदारी थोड़ी अच्छी है। अर्जुन राय भले सांसद के रूप में ज़्यादा पॉपुलर हों, लेकिन उनकी राष्ट्रीय वैसे छवि नहीं है। महत्वपूर्ण बात यही है कि यहाँ जो फ्लोटिंग वोटर हैं उनके समक्ष है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन,
तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं एनडीए को प्लस पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि जो वोटर एनडीए के हैं, जो मोदी जी के प्रशंसक हैं, क्योंकि उनको लगता है मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, तो वो वोट करेंगे बीजेपी को, वो चाहे किसी भी क्षेत्र की बात हो, भले उनको कैंडिडेट पसंद हो ना हो, कैंडिडेट से कोई शिकायत हो, लेकिन वो बीजेपी को वोट करते हैं, वो मोदी जी को चेहरे पे वोट करते हैं। और मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी की जो छवि है, वो प्लस पॉइंट है बीजेपी के लिए। तो ये उनके साथ एक महत्वपूर्ण बात है, और यही उनकी सबसे बड़ी, आप कह सकते हैं, निधि है, उनकी डिपॉजिट है। तो सर, 5वां चरण काफी ज्यादा अभी हॉट सीट बनी हुई है। तो बिहार को लेकर देखिए, बिहार को लेकर काफी ज्यादा चर्चित। देखिए, बिहार में हर सीट हॉट सीट है, हर सीट हॉट सीट है। इस लिहाज से यहाँ पर 39+1 है स्कोर, 39+1। तो अब चुनौती है बीजेपी को 39 को 40 में बदलने की, जैसा कि वो दावेदारी भी ठोक चुके हैं। तो उस लिहाज से चुनौती इनको है। इनको जो भी मिलेगा, एक कांग्रेस को है, बाकी किसी के पास कोई सीट नहीं है एनडीए के अतिरिक्त। तो अब इनको जितना मिलेगा वो प्लस पॉइंट होगा। और सबसे ज्यादा इस बार होगा सर, अगर ये इसमें से 2 सांसद जैसे राजीव प्रताप रूडी और चिराग पासवान, ये 2 मजबूत हैं, अगर ये 2 हाथ अगर निकल जाते हैं तो काफी ज्यादा बीजेपी के लिए सही आगे के लिए। मुझे लग रहा है कि नहीं, अभी ऐसी नहीं, मतलब ऐसा कोई अभी आकलन नहीं है क्षेत्र में। मुझे लग रहा है कि चिराग पासवान की भी अच्छी दावेदारी है, वो मजबूत हैं, और उनके साथ चुनौती है कि अपने पिताजी के जो विश्व रिकॉर्ड है, हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक पहुंचे। देखना दिलचस्प होगा कि मार्जिन कितना होगा, जीत हार का मार्जिन किनका कितना होगा, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन निश्चित तौर पर इसमें हम कह सकते हैं कि स्कोर जो है वो ज्यादा स्कोर बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ दिख रहा है, क्योंकि 5 की 5 सीट उनकी थी, और वो अब चाह रहे हैं कि 5 हमको फिर से मिले। ये कितना सेंध लगा पाते हैं महागठबंधन के लोग, वो महत्वपूर्ण होगा, वो महत्वपूर्ण है सर। लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, तमाम चर्चाएं हमने की 5वें चरण को लेकर, और एक एक सीट पर विस्तार से हमने चर्चा किया। क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल के सामने आई, आपने भी सुना। तो फिलहाल आप देखिए, 20 मई को चुनाव होने हैं, काफ़ी बीजेपी के लिए चुनौती भरा है। अब देखना होगा कि 20 मई को मतदान के बाद क्या कुछ आंकड़े निकल कर सामने आते हैं, और 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो ये साफ हो जाएगा कि किसका पलड़ा सबसे ज़्यादा भारी है। एनडीए अपना सीट ले पाई या महागठबंधन की तरफ से वो सीट ले पाई है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।